नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी और इंडियन कल्चर के एक बड़े ही बेहतरीन और ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है प्राचीन भारतीय मुद्राएं अर्थात एंशिएंट इंडियन कॉइन्स के बारे में। यह दोस्तों, ये टॉपिक आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो या फिर यूपीएससी के एग्जाम हो, यूजीसी नेट के एग्जाम हो या फिर कोई अदर वनडे एग्जाम हो। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल किसी न किसी आपके काल वाइज जो क्वेश्चन हैं वो बनते रहते हैं। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम इन्हीं प्राचीन भारतीय मुद्राओं कॉइन्स के बारे में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के दोस्तों आज की सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी दोस्तों आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सभी के पास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट सीधे आप सभी तक पहुंचते रहें। आइए करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले थी दोस्तों आप यूजीसी नेट इन इंडियन हिस्ट्री या फिर दोस्तों आर्कियोलॉजी या फिर इंडियन कल्चर से करना चाहती हैं दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो आप सभी के लिए बैचेस प्रोवाइड कराता है। कंप्लीट बैच जिसमें आपकी थ्योरी क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लासेस, पूरी दोस्तों आपको जो कंपैक्ट सीरीज है वो आपको हमारे बैच में देखने को मिलती है। और ये दोस्तों डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के साथ आपको देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों हमारे इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब के नाम से, वहां से आप जाकर उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां से जाकर दोस्तों इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हैं। सारे ऑप्शन दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। हम बात करने वाले दोस्तों सिक्कों अर्थात कॉइन्स के बारे में। सबसे पहले ये होते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सिक्के हैं ये यदि हम इनकी बात करते हैं तो हमारे यहां पर जब हम बात करते हैं बेटे किसकी, हिस्ट्री की बात करते हैं, जो इतिहास है उसको हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, यदि हम इनके सोर्सेज की बात करें तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज, तो हम इन्हें दो भागों में बेटे क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से, तो हम एक क्लासिफाई करते हैं एज अ लिटरेरी सोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है आपका साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा होता है बेटे आपका पुरातात्विक साक्ष्य। अब ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं, इन पुरातात्विक साक्ष्य में ही क्या आता है आपका, ये जो कॉइन्स हैं, जो आपके न्यूमिस्मेटिक्स का पार्ट है वह आपको दिखाई देता है। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एज एन इंस्क्रिप्शन, एज एन कॉइन, एज एन पॉटरी, एज एन आर्ट एंड आर्किटेक्चरल रिमिनिसेंस, एज एन स्कल्पचर, सील एंड सीलिंग एंड सो मेनी ऑन। तो एक आपकी बड़ी संख्या जो है आपको पुरातात्विक साक्ष्यों में देखने को मिलती है। चाहे हम अभिलेखों की बात करें, चाहे हम मुद्राओं की बात करें, चाहे हम मृदभांडों की बात करें या फिर हम स्मारक संरचनाओं की बात करें जो कि मंदिरों के रूप में, स्तूपों के रूप में, गुफाओं के रूप में, चित्रकलाओं के रूप में इत्यादि माध्यम में देखने को मिल सकता है। और उसी पुरातात्विक साक्ष्य में बेटे एक साक्ष्य आपके कॉइन्स या फिर मुद्राएं जानी जाती हैं। तो जब एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार इतिहास का निर्माण करता है, इतिहास का लेखन करता है, एट दैट टाइम कॉइन इज एन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो जो उसमें जो मुद्राएं होती हैं वो अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण जो भाग है, जो रोल है वो प्ले करते हैं। कैसे, तो ये जो कॉइन्स हैं, जो मुद्राएं हैं, ये शासक के बारे में, शासक के क्षेत्र के बारे में, शासक की विचारधारा के बारे में हमें जानकारी देती हैं। जैसे उसका रिलीजियस प्रोस्पेक्टस क्या था, उसका सोशल प्रोस्पेक्टस क्या था, उसकी इकोनॉमिकल स्टेटस क्या थी, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें इस कॉइन्स के माध्यम से, इस मुद्राओं के माध्यम से देखने को मिलता है। एज लाइक जैसे हम बात करते हैं गुप्तन एम्पायर की, तो गुप्तन एम्पायर में जब आप अर्ली गुप्तन एम्पायर को देखते हो, अर्ली गुप्तन रूलर्स को देखते हो, तो जब उनके अंदर जो कॉइन्स इशू किए गए, दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड। उसमें जो मुद्रा में जो स्वर्ण की मात्रा है वो अधिक दिखाई देती है। बट इन लेटर टाइमलाइन जब आप बाद के काल में आते हो तो उनमें जो गोल्ड का परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। इट मींस समय के साथ गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था है वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रही है, उसका भी डिक्लाइन हो रहा है, उसका भी पतन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुप्तकालीन मुद्राओं के ऊपर हमें हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। परम भागवत
जैसी उपाधियों का अंकन मिलता है, आपके जो शासक है, जो किंग एंड क्वीन है, उसका पोर्ट्रेट देखने को मिलता है, एंड द मल्टीपल गॉड एंड गॉडेस के जो नाम है वो हमें इन मुद्राओं के ऊपर देखने को मिलता है। चाहे हम इंडो ग्रीक्स की बात करें, कुषाण की बात करें, सातवाहन की बात करें, आपके गुप्त की बात करें या फिर अन्य राजाओं की बात करें, तो उन सभी के, जैसा कि मैंने कहा, उनकी धार्मिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनके व्यक्तिगत क्या विजय रही है, इन सभी के बारे में, उनकी उपाधियों के बारे में, ये सभी जानकारियां हमें इस सिक्कों के माध्यम से देखने को मिलती है। तो वो जानकारियां जो कि लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हो, और यदि उनसे क्वाइन से उनको कंफर्म कर देते हैं तो वो जो लिटरेरी एविडेंस होते हैं वो और ऑथेंटिक हो जाते हैं और उससे हिस्ट्री राइटिंग में और ज्यादा सहूलियत होती है, इतिहास लेखन में और ज्यादा सहूलियत होती है। यही कारण है कि क्वाइन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री सोर्सेज। तो ये जो इतिहास लेखन में जो क्वाइन्स है, इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग हमें देखने को मिलता है। अब प्रश्न यह आता है कि क्वाइन्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, एंड फ्रॉम वेयर दीज क्वाइन्स आर गेट इनटू आवर लाइफ। तो कहां से ये जो क्वाइन्स हैं ये हमारे लाइफ में आए। हम सभी जानते हैं कि पहले जब आप देखें बेटे तो हमारा जो हिस्ट्री है वो 3 भागों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए अभी मैं बेसिक स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं फंडामेंटल बता रहा हूं। लाइक आप सभी जानते हैं देयर इज प्री हिस्ट्री, ओके बेटे, द सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज हिस्टोरिकल फेजेस। हालांकि जो क्वाइन्स, जिनको हम प्रॉपर जो टर्म क्वाइन कह रहे हैं बेटे, जिनको हम मुद्रा या फिर सिक्का कह रहे हैं, ये तो आए आपके हिस्टोरिकल फेजेस में, वो भी थोड़े से बाद में आए, ठीक है। और यदि हम इसके पहले के काल के देखें, सबसे पहले आपके प्री हिस्ट्री या फिर प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के तहत, तो इस समय तक क्वाइन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके पहले क्या था, तो जो एक्सचेंज सिस्टम था, एक्सचेंज सिस्टम या फिर कह सकते हैं बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, विनिमय प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। विनिमय प्रणाली मतलब अब जिस व्यक्ति के पास जो सामान अधिक होगा, तो सिंपल सी बात है, कोई एक पर्सन ए है, उसके पास कुछ ऐसे सामान होंगे जो कि उसकी आवश्यकता से अधिक होंगे, सरप्लस होंगे, और कुछ ऐसे सामान होंगे जिनको कि उसकी आवश्यकता उस व्यक्ति को पड़ेगी। तो ऐसे समय में वह व्यक्ति जो ए है, जिसके पास कुछ मटेरियल प्लस में है और कुछ मटेरियल माइनस में है, और बी के पास भी ऐसा ही कुछ होगा जो कि कुछ प्लस में होगा, कुछ माइनस में होगा, तो वो ए व्यक्ति जिसको उसकी आवश्यकता है वो बी से लेगा, और बी को जिसकी आवश्यकता है वो ए से लेगा। तो ये जो सिस्टम है कि जिसमें ज्यादा है उसको दूसरों को दे दो, जिसकी कमी है वो उससे ले लो, इसी को हम लोग बोलते हैं विनिमय प्रणाली। और यहीं से शुरुआत होती है आपके, धीरे धीरे नींव पड़ती है आपके क्वाइंस जैसे प्रणाली की, मुद्रा जैसे परंपरा की। यही विनिमय प्रणाली आगे जाके अलग अलग भागों में हमें देखने को मिलती है, जिसमें आगे जाके जो कौड़ियां हैं, कौड़ियां, ठीक है, इनका प्रमुख स्थान देखने को मिलता है। अर्थात कौड़ियां ही वो माध्यम बनी जहां से निर्धारित किए जाने का प्रयास किया गया कि भैया ये 5 कौड़ी के बराबर हम आपको इतना सामान देंगे, 10 कौड़ी के बराबर इतना सामान देंगे। तो कौड़ियां मुद्राओं के प्राथमिक स्वरूप को दर्शाती हैं, जहां से निर्धारित किया गया कि एक आइडियल, ये एक पैमाना होगा कि 1 कौड़ी के बराबर इतना वजन होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ये वस्तु 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, 1000, लाख, करोड़। तो ये जो पैमाना निर्धारित किया गया वो शुरुआत हुई कौड़ियों से। अब दूसरे एक्सचेंज, जैसे मैंने बताया कि भैया गेहूं दे दो, सामान ले लो, ठीक है। आज भी गांव में आप जाते होंगे तो जो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं वो हमें वहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। खैर, तो जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं का अध्ययन क्या कहलाता है, यहां पे 2 बड़ी ही फेमस एंड इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिलती हैं। द फर्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ क्वाइन, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ शेप एंड मेजरमेंट ऑफ क्वाइन। 2 चीजें हैं कि मुद्राओं का अध्ययन क्या कहलाता है, और दूसरा ये जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं के आकार, आकृति एवं भार का अध्ययन क्या कहलाता है। ये 2 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक कहलाता है आपका मुद्रा शास्त्र, मीन्स न्यूमिस्मेटिक्स। तो मुद्राओं का अध्ययन, द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड मुद्रा शास्त्र, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। वहीं पे मुद्राओं के भार, आकार और प्रकृति के आधार पर जो उनका अध्ययन किया जाता है, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग मेट्रोलॉजी के रूप में जानते हैं। किस नाम से बेटे, मेट्रोलॉजी के रूप में जानते हैं। अब खैर,
यदि हम मुद्राओं की बात कर रहे हैं तो भारतीय मुद्रा शास्त्र, इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो एज वी नो कि भारत में एक बड़े ही महत्वपूर्ण स्कॉलर, विद्वान जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप है, जिनके द्वारा आप सभी जानते हैं एक्चुअली ही डिसाइफर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट दैट इज कॉल्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है कि जो ब्राह्मी लिपि है उसका उर्दवाचन किया गया, उसको पढ़ा गया ड्यूरिंग 1834 टू 1837 के दौरान। तो 1834 से 1837 के दौरान जेम्स प्रिंसेप ने किस लिपि का पढ़ा था? सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, और वही व्यक्ति है जेम्स प्रिंसेप जिनको कि हम भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक, इट मींस द फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स के रूप में हम इनको जानते हैं। इनके यदि कार्यकाल की बात करते हैं तो 1799 से 1840 के बीच में इनका कार्यकाल, समयकाल देखने को मिलता है। अब यहां पर महत्वपूर्ण चीज ये, भले ही जेम्स प्रिंसेप भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक, पितामह के रूप में जाने जाते हैं, बट जो भारतीय मुद्रा शास्त्र है उसके सिक्वेंशियल पोजीशन, उसको अरेंज करने का जो श्रेय दिया जाता है भारतीय मुद्रा तत्व को, वह दिया जाता है किसको? कनिंघम को, एलेक्जेंडर कनिंघम को। एलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, मतलब हम इनको भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जानते बेटे। क्या किस नाम से जानते हैं? जो भारतीय पुरातत्व है यह इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? एलेक्जेंडर कनिंघम। लिख लीजिएगा भैया, भारतीय जो पुरातत्व है ये उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। एज वेल एज ही इज द फर्स्ट डीजी ऑफ ASI, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के यह भाई साहब प्रथम महानिदेशक के रूप में जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब भारतीय मुद्राओं का अध्ययन किया जाने लगा, भारतीय मुद्राओं की महत्ता जाने लगी, और इसी के लिए एक स्थापना की गई किसकी? भारतीय मुद्रा परिषद की। और इस भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 1910 में कहां पर की गई थी? इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में हम प्रयागराज कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर 1910 में भारतीय मुद्रा परिषद की जो स्थापना है वो हमें देखने को मिलती है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या कहलाता है? मैंने आप लोगों को बताया कि सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। वहीं पे मेट्रोलॉजी किसको कहते हैं? तो सिक्कों के माप की जो पद्धति है कि उसके आकार, उसके भार का अध्ययन क्या कहलाता है? ये मेट्रोलॉजी कहलाता है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले ही पॉइंट में बताया है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिक्कों के ऊपर अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा विभिन्न पुस्तकें लिखी गई, जिनके क्रम में यदि हम बात करते हैं, द क्वाइंस ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट इज रिटन बाय एलेक्जेंडर कनिंघम, वेयर एज द कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस ऑफ गुप्ता डायनेस्टी दैट इज रिटन बाय जॉन एलन, एंड द कैटलॉग ऑफ द गुप्ता गोल्ड क्वाइंस एंड द बयाना होर्ड दैट इज बाय AS अल्तेकर। आपके एग्जाम में बेटे, स्पेशली टू द यूजीसी नेट के एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। प्लीज रिमाइंड इट एंड नोट इट। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। हम जब मुद्राओं की बात करते हैं, और स्पेशली जब मुद्राएं जहां शुरू होती हैं, तो उनमें सबसे जो प्रारंभिक मुद्राएं आती हैं, द अर्ली फॉर्म ऑफ क्वाइंस, तो उसमें हम नाम लेते हैं बेटे इसके पंचमार्क्ड क्वाइंस की। ठीक है, पंचमार्क्ड क्वाइंस के, जिनको हम बेटे किस नाम से जानते हैं? आहत मुद्राओं के बारे में इनको हम सभी जानते हैं। अब ये जो आपके नियमित सिक्के हैं, क्योंकि इसके पहले तक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले तक हमें हमारे समाज में किसी भी प्रकार की एक नियमित प्रणाली नहीं थी, एक रेगुलर सिस्टम नहीं था क्वाइंस का, बल्कि विभिन्न प्रकार की जो प्रणालियां हैं वो समाज में स्थापित थी। लेकिन यदि हम मुद्राओं की नियमित प्रणाली को देखते हैं तो ये आपको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से मिलना शुरू होते हैं। और भारतीय महाद्वीप में जो आपके आरंभिक सिक्के हैं, जिनको अर्ली फॉर्म ऑफ क्वाइंस कहते हैं, वह कौन है? आपके यही आहत सिक्के हैं। ठीक है, अब इनको आहत क्यों कहते हैं? इनको पंचमार्क्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण पंचिंग के द्वारा आहत करके पीट पीट के जो है इनको बनाया गया होता है, इसीलिए इनका नाम आहत मुद्रा या फिर इनको पंचमार्क्ड क्वाइंस कहते हैं। आहत सिक्कों की मैं कालावधि की बात करता हूं तो संपूर्ण उपमहाद्वीप में पहली शताब्दी तक ये जो आपके आहत सिक्के हैं वो चलते रहे। डॉक्टर PL गुप्ता, परमेश्वरी लाल गुप्ता के अनुसार यदि हम मानते हैं तो जो ये आहत मुद्राएं हैं उनका सर्वप्रथम प्राप्ति 1800 ईस्वी में कर्नल कोल्डवेल के द्वारा जो है तमिलनाडु का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र कोयम्बटूर से प्राप्त हुआ था। और ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप सभी को ये सारी चीजें बेटे ध्यान में रखनी चाहिए।
ठीक है। लाइक यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने क्या बताया, जो कर्नल कोल्डवेल हैं उनके द्वारा ये 1800 में जो है क्या किया गया था, तो कोयम्बटूर का जो क्षेत्र जो कि तमिलनाडु में है, तो कर्नल कोल्डवेल ने इसे प्राप्त किया था। ठीक है, इस चीज को बेटे आप ध्यान में रखिए। वहीं पे आर के मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा जो है कि मगध के जो आपके जनपदीय क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें आहत सीढ़ियों की जो सर्वप्रथम प्राप्ति है वो 1918 में गोलखपुर का जो क्षेत्र जहां पे प्राचीन पाटलिपुत्र बसा हुआ था, वहां से इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। और ये स्टेटमेंट किसका है, आर के मुखर्जी, जिनका पूरा नाम राधा कुमुद मुखर्जी है। इनका यह कहना है कि भैया मगध के जो जनपदीय श्रेणी वाले आहत मुद्राएं हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं आहत मुद्राओं का प्रचलन विभिन्न स्थानीय तौर पे भी किया गया, जिसमें जनपदीय और गणतंत्रीय मुद्राएं भी अपनी महत्वपूर्ण स्थान देती हैं। जब हम अभी इसके पश्चात जब उन मुद्राओं को डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। तो और इस प्रकार की मुद्राएं जो कि मगध जनपदीय श्रेणी वाली आहत मुद्राएं हैं, इनकी सर्वप्रथम प्राप्ति 1918 में गोलखपुर का जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब हम इन आहत मुद्राओं की बात कर ही रहे हैं, तो ये जो आहत मुद्राएं हैं बेटे, यह आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, होड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होड़। ठीक है, होड़ मतलब या निधि मतलब खजाना, अर्थात कई बार हम देखते हैं अक्सर ये जो मुद्राएं हैं वो हमें एक खजाने के रूप में जमीन के नीचे घड़े में, तसले में, किसी भी चीज में छुपा कर रखी गई हो, ऐसे रूप में प्राप्त होते हैं, जिनमें एक बृहद संख्या हमें देखने को मिलती है। और इन्हीं को हम लोग निधि या फिर होड़ कहते हैं। और इसी प्रकार की निधि हमें पंचमाग्ड कॉइन्स की, आहत मुद्राओं की कहां से प्राप्त होती है, तो जो अमरावती पुरास्थल है वहां से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब ये जो निधि प्राप्त हुई अमरावती से, इसमें 7668 के आसपास मुद्राएं देखने को मिलती हैं। और यह आहत मुद्राएं पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात भारत की प्राचीनतम मुद्राएं हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि मुद्राओं में जो सबसे प्रारंभिक स्वरूप है, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कॉइन्स है, वो आपकी यही पंचमाग्ड कॉइन्स है। अब क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा इनको पंचमाग्ड कॉइन्स कहा, हु इज द पर्सन हु मेकिंग द टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम पंचमाग्ड कॉइन, दैट इज जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है इनको पंचमाग्ड जो कॉइन्स है वह कहा गया। वहीं पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल मीन्स बीएस अग्रवाल के द्वारा इनको आहत जो नाम है वह दिया गया था। तो आहत नाम वीएस अग्रवाल ने दिया, पंचमाग्ड नाम किसने द्वारा दिया बेटे, तो ये आपके जो है कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दिया गया था। अब यदि हम बात कहें तो इनका नाम क्यों पड़ा, ये तो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि इनके निर्माण की जो विधि है वो उसी के आधार पे इनको नाम आहत या फिर पंचमाग्ड हमें देखने को मिलते हैं। अब एक बड़े ही इंपॉर्टेंट और ग्रेट स्कॉलर डी कौशाम्बी, जो डी कौशाम्बी है, इनका यह मानना है कि आहत मुद्राएं जो हैं एक विशेष प्रकार की मुद्राएं हैं। और यही कारण है कि डी कौशाम्बी ने इन आहत मुद्राओं पर अपना एक विशेष अध्ययन भी किया हुआ था। और उनके अनुसार ये मुद्रा अपने समाज के, ठीक है, अपने समाज के हस्ताक्षर होते हैं, अर्थात इन मुद्राओं के द्वारा उस सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है जिस काल से ये मुद्राएं जुड़ी होती हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है, धार्मिक, सभी प्रकार की जानकारियां ये मुद्राएं आपको देती हैं। ठीक है, वहीं पे अब आहत मुद्राओं की यदि हम बात करते हैं तो कौन से जो आपकी ये पंचमाग्ड कॉइन्स हैं, पंचमाग्ड यदि मैं कॉइन्स की बात करता हूं तो पंचमाग्ड कॉइन्स हमें मुख्यतः किसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो दैट इज इन सिल्वर। ठीक है, जिसको हम लोग बेटे हिंदी में रजत या फिर क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं, इनमें सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। वहीं पे हमें कॉपर के बने हुए जो आहत मुद्राएं हैं वो भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये आपके चांदी में है। और इनका जो शेप है वो क्या है बेटे, तो शेप इनका हमें रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है, अर्थात आयताकार आकृति जो है इन मुद्राओं की हमें देखने को मिलती है। वहीं पे यदि जो साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो पुरातात्विक रूप में, फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में इनके प्रमाण तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या अदर सोर्सेज भी हैं, कोई साहित्यिक साक्ष्य भी है क्या जहां पे इन प्रकार की मुद्राओं के साहित्यिक भी एविडेंस मिले, लिटरेरी सोर्सेज में मिले, तो इन्हीं आहत मुद्राओं को जो साहित्य है, जो लिटरेरी सोर्स हैं, उनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें नाम इनके काशार्पण, पुराण, धरण और शतमान जैसे जो टर्म हैं उनका प्रयोग किया गया है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है
और क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है कि काशार्पण जो टर्म है इसका फर्स्ट यूज, अर्थात काशार्पण शब्द का प्रथम प्रयोग जो है बेटे, ये हमें किस इंस्क्रिप्शन में कहां पर देखने को मिलता है पहली बार? सो देयर इज एन फेमस इंस्क्रिप्शन दैट इज व्हाट, नागनिका का नाना घाट इंस्क्रिप्शन। नाना घाट अभिलेख कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन काल के शासक हैं, उनकी पत्नी है नागनिका, और उन्हीं के नाम से एक नाना घाट इंस्क्रिप्शन जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन है, और यहीं से जो है आपको जो अभिलेख प्राप्त हुआ नाना घाट इंस्क्रिप्शन, उसी में सबसे पहली बार काशार्पण जैसे जो शब्द हैं उनका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी वेदों पुराण इत्यादि में शतमान भी कहा गया। अब मनुस्मृति जो कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है, स्मृति ग्रंथ जो कि बाय मेमोरी याद करके जो आपकी परंपरा रही है। दो प्रकार की परंपराएं हमारे भारतीय साहित्य में देखने को मिलती है, एक श्रुति परंपरा बाय लिसनिंग सुनकर, और दूसरा स्मृति परंपरा याद करके बाय मेमोराइजिंग। ठीक है, तो दो प्रकार की परंपराएं हैं। स्मृति जो परंपरा है उसी में आपकी ये मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहद स्मृति, इसके अलावा आपके नारद स्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति, आपने कई सारी स्मृतियों के नाम सुने होंगे, और उन सभी स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम जो कि मनु ने लिखा हुआ है। तो मनुस्मृति में इन्हें पुराण कहा गया है, और कौटिल्य ने इनको जो है क्या शब्द दिया है, पण शब्द कहा है। पाणिनि के द्वारा काशार्पण एवं पण दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब यहां पे कौटिल्य आए हैं। कौटिल्य कौन? जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं कौटिल्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है अर्थशास्त्र। और कौटिल्य मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य काल के बारे में बड़ी ही बृहद रूप में जानकारी देते हैं, और इन्हीं कौटिल्य ने इन मुद्राओं को क्या नाम दिया? पण नाम दिया है। जबकि आपके पाणिनि, जिनकी एक बड़ी ही बेहद फेमस बुक है अष्टाध्यायी, और उनके द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रामर की बुक है, और उसमें उन्होंने उनका नाम काशार्पण और पण दोनों दिया हुआ है। ठीक है, कात्यायन के द्वारा जो है आहत सिक्कों को प्रति नाम से जो है संबोधन वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो आरंभिक आहत मुद्राओं का जो प्रचलन है ये व्यापारियों के द्वारा किया गया था, और मगध के उत्कर्ष के साथ ही ये सिक्के राजकीय सिक्कों के रूप धारण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्राएं पहली बार राजकीय रूप में, अर्थात राजाओं के शासकों के द्वारा शुरू की गई, नहीं। जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, अपने सामानों के विनिमय के लिए, अपने सामानों के क्रय विक्रय के लिए जो है इन मुद्राओं का प्रचलन उन्होंने किया, जिससे कि उनको सहूलियत हो। एक उन्होंने क्या किया, पैमाना बनाया, स्केल बनाया कि इन मुद्राओं के बदले हम इतना चीजें आप लोगों को क्रय विक्रय के रूप में देंगे। अब यही मुद्राएं आगे चल के शासकों ने जो है इनको राजकीय रूप भी धारण किया था, तो शासकों द्वारा जो है इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और अभी तक लगभग 500 मुद्रा भंडार हमें सिक्कों के प्राप्त हो चुके हैं, सिक्कों के, जिसमें यदि हम बात करते हैं तो जो गंगा वैली का रीजन है उसमें आपके श्रावस्ती का क्षेत्र, पाइला का क्षेत्र, गोरखपुर का क्षेत्र, वहीं पे उत्तर पश्चिम में तक्षशिला के क्षेत्र से भी इस प्रकार के आहत मुद्राओं की जो प्राप्ति है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि जब हम इनको अर्ली फॉर्म ऑफ कॉइन्स कहते हैं तो महत्वपूर्ण यह है कि अर्ली फॉर्म ऑफ कॉइन्स हैं, मौर्य काल के पहले मिल रहे हैं, तो इन मुद्राओं पे किसी प्रकार का लेख नहीं मिलेगा, कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको सिंबल्स मिल सकते हैं, प्रतीक चिन्ह देखने को मिल सकते हैं, डिजाइन्स मिल सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार के कुछ लिखे गए प्रमाण नहीं मिलते। तो इन मुद्राओं की खासियत यह है कि इन मुद्राओं के ऊपर किसी भी प्रकार का लेख नहीं मिलता, और इनके आधार पे हमें विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्ह, आकृतियां, सिंबल्स, डिजाइन्स मिलते हैं। और यही कारण है कि हम इन आहत मुद्राओं को निश्चित रूप से कि हम ये कह पाए कि नहीं ये आहत मुद्रा एक पर्टिकुलर इसी काल की है, ये कहना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई एक विशेष यदि लेख प्राप्त होता तो उसमें पता चलता कि वो एक पर्टिकुलर किस काल का है, मौर्यन का है, पोस्ट मौर्यन का है, कुषाण है, सातवाहन है, या फिर उसके पहले के किन कालों के हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती, या फिर रीजनल किस आपके स्टेट के हैं उसकी जानकारी मिलती। लेकिन क्योंकि लेख नहीं है, केवल सिंबल है, और सिंबल के आधार पर जानकारी लगा पाना ये थोड़ा क्या होता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, तो समस्त आपके जो हाथ सिक्के हैं इन पे अनिवार्य रूप से सबसे जो अंकन मिलता है वो सूर्य का, सन का डिपिक्शन देखो बेचने को मिलता है। प्लीज
इसका आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है कि आहत मुद्राओं पे सर्वाधिक मात्रा में किस आकृति का अंकन मिलता है, तो सूर्य का अंकन सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आपके षड चक्र हैं, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन हैं, आपके फ्लोरा एंड फौना के डिपिक्शंस हैं, पशु आपकी वनस्पतियां, इनका अंकन देखने को मिलता है। एंथ्रोमॉर्फिक फिगर्स, मनुष्य की आकृतियों का जो अंकन है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब ये जो आहत मुद्राएं हैं बेटे, ये इनको हम दो भागों में बांट के समझ सकते हैं। वो क्या है भैया, तो इनकी दो सीरीज हमें देखने को मिलती है, द लोकल पंचमार्क्ड क्वाइंस। ठीक है, तो जो हम लोकल पंचमार्क्ड क्वाइंस कहते हैं, मतलब इससे स्पष्ट पता चल जाए, लोकल मतलब स्थानीय तौर पे। इस प्रकार की मुद्राओं का जो प्रचलन है वो एक वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष के अंदर ही हमें प्रचलन इसका देखने को मिलता है। तो सीमित क्षेत्र में प्रचलित होने के कारण ही इनके जो नामकरण है वो स्थानिक आहत मुद्रा दिया गया। जनपदों के द्वारा जो निर्गत किए गए सिक्के हैं वो भी इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो जनपदीय मुद्राएं हैं वो एक विशेष क्षेत्र में ही आपको प्रचलित होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, मगध के जनपदीय सिक्के जो कि सर्वप्रथम मैंने आप लोगों को बताया 1918 में पाटलिपुत्र के जो गोलकपुर या फिर गोलकपुर क्षेत्र है वहां से प्राप्त हुआ, तो मैंने पिछले भी चीजें बताया। इन्हीं सिक्कों की एक निधि हमें 1952 में जो गाजीपुर का क्षेत्र जो कि यूपी में औड़िहार है वहां से देखने को बेटे मिलती है। ठीक है, यह दोनों निधियां और सिक्के अजात शत्रु के थे। वहीं पे सूरसेन, पंचाल, जिसमें आपका पंचाल के दो क्षेत्र हैं, आप सभी जानते थे, आप लोगों ने जनपद पढ़ा होगा, तो पांचाल, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, जिसको हम लोग जांगल कहते थे, उसमें बटा हुआ है, वहां से इसके प्रमाण मिलते हैं। सौराष्ट्र, कुंटल, गांधार, कौशल, मगध, चेदी, अवंती, अस्मक, कृष्णा के सिंगवरम से आंध्र जनपद के सिक्के, दक्षिण कौशल के क्षेत्र से, बंगाल के क्षेत्र से, तो बंगाल के जो सिक्के मिलते हैं उनको दरब कहता था, जिसमें कि चांदी और तांबा मिक्स होता था। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दरब, इसको भैया तुरंत इसको सर्कल मारिएगा, चांदी और तांबा मिश्रित सिक्का होता था। ठीक है, प्राची या प्राच तथा काशी जनपद की अर्धकासार्पण, ये आदि सिक्के हमें इस सम्मिलित रूप में जो है पंचमार्क्ड कॉइन्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो जितने भी जनपदीय मुद्राएं हैं, आपने नाम यहाँ पे पढ़ा, चाहे वो अस्मक हो, काशी हो, कौशल हो, कुंतल हो, सौराष्ट्र हो, ठीक है, इन सभी आपकी जो मुद्राएं हैं वो स्थानिक आहत मुद्राओं के रूप में जो बेटे वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब दूसरा जो फॉर्म है वो साम्राज्यिक या फिर सार्वदेशिक पंचमार्क्ड कॉइन्स, जिनको लोग यूनिवर्सल या फिर इंपीरियर पंचमार्क्ड कॉइन्स के रूप में जानते हैं। अब इन्हें मगध के साम्राज्य सिक्कों के रूप में पहचाना जाता है, जिसका जो प्रचलन है वो शासक के अनुदेश के द्वारा, शासक के आदेश के द्वारा जो है इनका निर्माण किया गया। ठीक है, और वहीं पे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर डॉक्टर पीएल गुप्ता, डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्ता के यदि हम बात माने तो उनके अनुसार मगध साम्राज्य के जो सिक्के हैं इनको पण या फिर कषाणपण के रूप में जाना जाता था, और इनका जो भार है वो 32 मासक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, ये आपके पीएल गुप्ता कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण चीज है कि यहां पे कहना यह तर्कसंगत नहीं होगा कि भारत में कोई शाही सत्ता नहीं थी, इंपीरियल अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि वो यह सिक्के एक ऐसी सत्ता द्वारा परिचित किए गए जिनका समूचे देश में मतलब पूरे राष्ट्र पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अर्थात इन सिक्कों से पता चलता है कि तत्कालीन समय में कोई एक ऐसी पावर थी, कोई एक ऐसा आपका फैक्टर था जो कि उस समय एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कंट्रोल कर रहा था। यही कारण है कि इस प्रकार के जो कॉइन्स हैं वो हमें एक बड़े भूभाग में, एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि ये सिक्के पॉलिटिकल सिनेरियो को भी डिफाइन करते हैं, और जहां पे मैंने आपको उन चीजों को बताया भी। ठीक है, दक्षिण भारत के जो मदुरई क्षेत्र है वहीं पे निकट एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है बोडियक्कनपुर। नाम याद कर लीजिए, साइट याद कर लीजिए, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो आपके बोडियक्कनपुर है वहां से भी एक मुद्रा निधि प्राप्त हुई है, और ये मुद्रा निधि, ये जो कॉइन्स होल्ड है, ये किन शासकों के हैं, तो ये आपके पांड्य शासकों की मुद्रा निधियां हमें देखने को मिलती हैं। और इन पर किसका हमें डिपिक्शन देखने को मिलता है, मत्स्य का, फिश का जो डिपिक्शन है, मत्स्य का, मछली का जो अंकन है वो देखने को मिलता है। और ये आपकी मुद्राएं जो कि मदुरई के इस पुरास्थल से प्राप्त हुई हैं, बोडियक्कनपुर से प्राप्त हुई हैं, इन पे आपके मछली का, और मछली किसका सिंबल है, तो पांड्य राज्य का सिंबल है। और ये सारे सिक्के आपके हाथ सिक्के हैं, और पांड्यों के कुछ सिक्कों पे हमें वलुति का भी डिपिक्शन जो है वह देखने को मिलता है। ठीक है,
कृष्णा नदी के तट पर स्थित जो करूर क्षेत्र है वहां से चेर शासक की आकृति, वहीं पे मक्कतोई का जो त्रिवृक्षण है उसका भी एक सिक्का जो है हमें प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अब इन मुद्राओं के निर्माण के लिए, इन मुद्राओं के बनाने के लिए जो मोल्डिंग्स होती थी, जो इनके साँचे होते थे, वो आपके मिट्टी के बने हुए जो आपके सिक्के के जो साँचे हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। क्ले का बना हुआ टेराकोटा जो मोल्डिंग्स हैं वो हमें कहाँ मिलता है, तो आपके मथुरा के क्षेत्र से, झूसी के क्षेत्र से, शिशुपालगढ़ के क्षेत्र से, वहीं पे आंध्र प्रदेश के कोंडापुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं टेराकोटा मोल्डिंग्स, अर्थात मिट्टी के बने हुए सांचे जिससे कि आहत मुद्राओं का निर्माण किया जाता था, मथुरा, झूसी, शिशुपालगढ़ और आपके आंध्र प्रदेश के कोंडापुर से प्राप्त होते हैं। जबकि यदि मैं ब्रॉन्ज के आपकी बात करता हूं, कांसे की बात करता हूं, तो कांसे के जो इनके सांचे हैं, जो मोल्डिंग्स हैं, ये मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त हुआ है। और ये सारे के सारे सांचे जो हैं आपके जो आपके तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अर्ली फॉर्म ऑफ, अर्थात पूर्वार्ध के बाद के जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो आपके आहत मुद्राएं हैं, ये इनका प्रचलन एक लंबे समय तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम जब मुद्राओं के प्रचलन की बात करते हैं तो इंडो ग्रीक वो क्षेत्र है जहां से आपको एक व्यवस्थित प्रक्रिया में मुद्राओं के जो प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें गोल्ड कॉइन्स की जो शुरुआत है वो आपको इंडो ग्रीक के द्वारा देखने को मिलती है। लेकिन जब जैसे ही मौर्य काल की बात आती है तो मौर्य काल अभिलेखों के लिए, स्थापत्य कलाओं के लिए तो एक समृद्ध काल माना जाता है। लेकिन जब हम मुद्राओं की बात करते हैं मौर्य काल के संदर्भ में, तो मौर्य काल में जो मुद्राएं हैं, जो क्वाइंस हैं, वो किस टाइप के क्वाइंस हैं, तो ये आपके इन्हीं पंचमाग्ड क्वाइंस के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो मौर्यकालीन सिक्के हैं, तो मौर्य शासकों के सिक्के इन्हीं आहत मुद्राओं की श्रेणी में आते हैं। मौर्य काल में ही पहली बार मुद्रा निर्माण के कार्य को राजकीय कार्य के अंतर्गत स्वीकार किया गया, अर्थात मुद्राओं का निर्माण अब राजा के, शासक के आदेश पर उसका एक विभाग निर्माण किया गया और उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, मशीनों का निर्माण किया गया और फिर जो है इन मुद्राओं का जो निर्माण है वो हमें देखने को मिलता है। और ये सारी जानकारी हमें तत्कालीन समय के जितने भी आपके लिटरेरी या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वहां पर देखने को मिलती है। अब इसका उल्लेख कौटिल्य भी करेंगे, अभी आगे आएगा। तो सर्वप्रथम भारी मात्रा में आहत सिक्कों का जो निर्माण का जो श्रेय है वो एलन, जो कि जॉन एलन बड़े इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, उन्होंने किसको दिया है, नंद ने। भले ही राजकीय सिक्कों के बारे में स्थापित जो काम है वो मौर्यों ने किया, लेकिन उसका श्रेय पहली बार जॉन एलन किसको दे रहे हैं, नंद को दे रहे हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए असर्शन या रीजन के फॉर्म में, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि जॉन एलन ने ये नाम किसको दिया है, तो नंदों को उसको श्रेय दिया हुआ है। ठीक है, मौर्य टकसालों में, टकसाल अर्थात वो क्षेत्र जहां पे मुद्राओं का निर्माण होता था, मिंट एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपके क्षेत्र टकसाल कहलाते थे। और मौर्य टकसालों में तैयार मुद्राओं को क्या कहा जाता था, कोष प्रवेश कहा जाता था। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और सर्वप्रथम कौटिल्य ने ही टकसाल या टंकशाला शब्द का जो प्रयोग है वह अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य ने मुद्राओं के निर्माण की विधि तथा सिक्कों के बनाने के उपकरणों का जो उल्लेख है वो भी अपने साहित्यिक ग्रंथों में किया हुआ है। उन्होंने मुद्राओं पे चिन्ह अंकित करने वाले उपकरण या फिर आहत मुद्राओं के बनाने के मुख्य उपकरण को क्या नाम दिया है, बिंबटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंबटक जो नाम है वह उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन कौटिल्य ने कहीं पर भी इन मुद्राओं के निर्माण के लिए मोल्डिंग्स का सांचे के उपयोग किए जाते रहे हों, ऐसा उन्होंने कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। बल्कि उन मुद्राओं के निर्माण करने वाले जो उपकरण थे, जो मशीनरीज थे, उसको उन्होंने नाम क्या दिया, बिंबटक दिया हुआ है। ठीक है, अतः मौर्य काल तक सिक्कों के निर्माण में सांचों का प्रयोग नहीं होता था। इससे हमें यह स्पष्ट जानकारी कौटिल्य के स्टेटमेंट से देखने को मिलती है। अब महत्वपूर्ण यह है कि जो 3rd सेंचुरी बीसी है उसके अर्ली फेज तक में सिक्के ढालकर या फिर ढलित सिक्के जो है ये नहीं बनते थे, बल्कि उनको काट कर या फिर पीट के जो है इन सिक्कों को बनाया जाता था। यही कारण है कि अर्थशास्त्र में कूट रूपक शब्द का उल्लेख मिलता है। और ये कूट रूपक कौन है, जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं क्या होता है भैया, फॉर्जरी होती है,
ठीक है, नकल किया जाता है, मुद्राओं को बनाने के लिए जाली नोट बनाए जाते हैं। अक्सर देखते होंगे बड़ी बड़ी खेप की गई, और डिमोनेटाइजेशन भी इसी कारण से इंडिया में किया गया। खैर वो सही रहा या गलत मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। भारत में मुद्राओं के लिए जो फेक करेंसी है ये एक बड़ा चैलेंज है, और यही आपका काम आज से नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले मौर्य काल में भी देखने को मिलता है कि जहां पे लोग क्या करते थे, जाली मुद्रा का निर्माण करते थे। और ऐसा व्यक्ति जो जाली मुद्रा का निर्माण करता था उसको किस नाम जाता था, तो कूट रूपक कहते थे। ठीक है, तो जो जाली मुद्रा होती थी उनको कूट मुद्रा कहते थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक मिनट, हाँ, तो ये आपको बेटे ध्यान में रखना है। तो ये बेटे हम लोगों ने आज के सेशन में द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाइंस को समझा, एज वेल एज हम लोगों ने पंच मार्क्ड क्वाइंस को बेटे समझा है। ठीक है, अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।